नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित गेस्ट व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्ते। जी दर्शकों, तारीख थी 13 अगस्त 1980 और शहर था मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ही विश्वनाथ प्रताप सिंह। देश ईद मनाने जा रहा था, 15 अगस्त की तैयारियों में व्यस्त था और उसी समय यानी एन ईद के नमाज के दौरान मुरादाबाद में दंगा भड़कता है। होता यह है कि ईदगाह मुरादाबाद की, जिसके ठीक बगल में वाल्मीकि समाज का रिहाइश थी, जहां वाल्मीकि समाज की बस्ती थी, वहां से ये बताया गया कि ईदगाह के मैदान में सुअर छोड़ दिया गया है और वाकई सुअर वहां दौड़ रहा था। 43 साल हो गए। 43 साल तक इस दंगे को आरोपित किया जाता रहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे, लेकिन ये दंगा और इसकी रिपोर्ट 43 साल के बाद सार्वजनिक की गई है। इसी महीने 8 तारीख को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको सार्वजनिक किया और तब पता चला कि वो दंगा दरअसल मुस्लिम लीग, जी हाँ वही मुस्लिम लीग जिसको राहुल गांधी सेकुलर बता चुके हैं, उसके एक स्थानीय नेता ने किया था। एक और नेता, 2 नेता, और ये केवल अपनी राजनीति के लिए किया गया था, अपने वोट के लिए किया गया था कि मुसलमानों में एक असंतोष पैदा होगा और उससे एक ध्रुवीकरण होगा और वो विधायक बनने में कामयाब होगा। दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि 1989 में वह व्यक्ति जनता दल के टिकट पर विधायक भी बन गया। आइए व्यालोक जी से इस पूरे घटनाक्रम की और आखिर क्यों लगे 43 साल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने में, इस पर बात करते हैं। व्यालोक जी, 43 साल किसी रिपोर्ट को आने में लग गए। 14 मुख्यमंत्री, और ऐसा नहीं है कि 14 मुख्यमंत्रियों के समय में कुछ हुआ नहीं, प्रयास हुआ। 14 बार मंत्रिमंडल ने आज्ञा मांगी, नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ, और साल 2023 तब जाके 43 साल बाद मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। ये कौन सा देश था जिसने अपने यहां हुए दंगे, जिसमें 200 से ज्यादा लोग ऑफिशियली मारे जाने की बात होती है, वो इस बात से खुश था कि भाजपा और आरएसएस ने दंगा कराया है, और 43 साल बाद पता चलता है कि मुस्लिम लीग के स्थानीय नेता ने दंगा कराया। ये क्या है सर? ये वही है जो अभी हम लोग सामने देख रहे हैं, और यह न तो कोई नया पैटर्न है, न कोई नई रणनीति है, और न ही कोई नई बात है। मैं ऐसी बातों पर नहीं चौंकता हूँ। अगर चौंकना होगा तो मैं तब चौंकूंगा कि कोई तथाकथित सेकुलर सरकार इस रिपोर्ट को टेबल कर देती या इसकी सच्चाई रख देती। जिस देश में नेताजी से जुड़ी फाइलों को डीक्लासिफाई होने के लिए, और अभी भी सारी फाइल्स नहीं डिक्लासिफाई हैं, 70 वर्षों तक इंतजार करना पड़े, 60 वर्षों तक इंतजार करना पड़े, उसमें ये बहुत छोटी बात है। और ये एक पैटर्न है। आप देखिए, अभी नूह की बात कर लें हम लोग। अभी नूह में क्या हुआ, नूह में जो भी हुआ है ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश, प्लानिंग, और ये है। नूह में क्या हुआ यह हम सभी लोगों को पता है, सब ने देखा है। नहीं पता किसको है? उस रवीश को जो मोनू मानेसर पर रैप बनाता है, उस अजीत अंजुन को जो यह बता तक नहीं पाता कि जो मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों पर घिरा है, जहां बच्चे गए थे, जहां महिलाएं थीं, और 3 तरफ से पहाड़ियों से गोली चलाई गई, उस अजीत अंजुम को अगर कोई मिलता है तो कोई अब्दुल मिलता है जिसकी दुकान उजाड़ दी गई है। आह, क्या दुखद दृश्य है। उस अब्दुल की दुकान उजाड़ दी गई जो अवैध तरीके से अवैध जमीन पर बनी थी। अब वो अब्दुल रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उसके पिताजी का ये देश है, पता नहीं, लेकिन उसके लिए सबकी छाती में दूध उतर आया है। लेकिन उन लोगों की मौत तक पर कोई नहीं बोलता है जो नूह में
बिना मतलब केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक धर्म के थे, हिंदू थे और वह अपनी तीर्थ यात्रा पर थे। तो यह एक बड़ा अच्छा पैटर्न है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं कि 14 नहीं 15 मुख्यमंत्री बदल गए इस दौरान, इन 40 साल में। और अगर आप हमारे यहाँ जो आयोग होते हैं, जो समितियां होती हैं, उसकी अगर उम्र देखें तो उसके मुताबिक मुरादाबाद दंगों के लिए जो समिति बनी थी जस्टिस की, वह बहुत तेज थी और उसने केवल 3 साल में अपना काम कर दिया था। उसने 83 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें बाकायदा नसीम अहमद और हामिद हसन, ये दोनों मुस्लिम लीग के नेता थे, इनके ऊपर भड़काने का, इनके ऊपर दंगे फैलाने का साफ साफ इम्प्लीकेशंस की बात थी। और शमीम अहमद चूंकि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार चुका था, इसलिए उसने ये दंगे भड़काए। ये बहुत साफ शब्दों में उसमें लिखा गया था। पहली बार जी, आप बीच में मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, और आप यहाँ ये देखें, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं सिर्फ ऐड कर दूं, मुरादाबाद दंगे की जांच करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि मुस्लिमों को वोट का खजाना समझने वालों को हतोत्साहित करना जरूरी है। ये वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था उसी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान से वीजा लेकर आए लोगों को समय सीमा पूरी होने पर तुरंत वापस भेजा जाए, क्योंकि उस दंगे में उनके भी इन्वॉल्वमेंट की बात आई थी। जांच रिपोर्ट में ये भी अब जाके पता चल रहा है कि शमीम अहमद खान, जिसका नाम आपने लिया, वाल्मीकि, सिख और पंजाबी समाज को फंसाने के लिए 13 अगस्त 1980 को उसी ने ईद की नमाज के दौरान सूअर धकेल दिया गया था। जी, मैं वही कह रहा हूं कि वह केवल एक चुनाव जीतने के लिए किया गया षड्यंत्र था। और आज जो ये भीम मीम के नारे लग रहे हैं ना, इन लोगों को सबसे पहले तो यह याद रखना चाहिए कि ये भीम मीम का जो फर्जी नारा लगाते हैं, तो वाल्मीकि समाज के लोगों को सबसे ज्यादा मुरादाबाद में शिकार बनाया गया, सबसे ज्यादा हमला उन्हीं पर हुआ था। और चूंकि वाल्मीकि समाज के लोग सुअर पालते थे, इसलिए यह आरोप भी उन्हीं पर चस्पा किया गया कि उन्होंने सुअर छोड़ दिया है ईदगाह मैदान में, जहां लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। कहने का मतलब यह है कि इस पर रिपोर्ट भी समय से आ गई, 3 साल में आ गई। और पहली बार इसे वीर बहादुर सिंह की कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होना था और कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया। लेकिन वीर बहादुर सिंह कौन से मुख्यमंत्री थे, किस पार्टी के थे? कांग्रेस। नो प्राइज फॉर गेसिंग, वो कांग्रेसी थे। और 1986 में उन्होंने रोक दिया, इस बिल को टेबल होने से उन्होंने रोक दिया। और उसके बाद लड़ी लग गई और 15 बार इस रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में रखने की कोशिश की गई 2005 तक। 2005 के बाद एक लंबा सन्नाटा 18 वर्षों का हुआ और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 दिनों पहले इसको टेबल किया। लेकिन उस लेकिन के बाद और जो डॉट डॉट के बाद बातें आती हैं उस पर मैं अभी जाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इस रिपोर्ट को कितनी बार टेबल करने की कोशिश की गई। यह 1987 में 2 बार रिपोर्ट टेबल करने की कोशिश की गई, 9 जून को और 22 दिसंबर को। उसके बाद 17 सितंबर 1988, 31 जुलाई 1989, 20 अक्टूबर 1990, 24 जुलाई 1992, 11 दिसंबर 1992, 1 फरवरी 1994, 30 मई 1995, 15 फरवरी 2000 ईस्वी, 17 फरवरी 2002, 31 मई 2004 और 9 अगस्त 2005 को। यानी कुल मिलाकर 15 मुख्यमंत्रियों के सामने, कैबिनेट के सामने पेश की गई। लेकिन हाय रे वोट बैंक की राजनीति, इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति तक नहीं मिली। और अब जो मैं लेकिन के बाद डॉट डॉट की बात कर रहा था, मनोरोगी सेकुलर्स की इस पर आई प्रतिक्रिया देखिए, जो 1.5 किलोमीटर के नोएडा में अपने एसी केबिन में बैठकर और खुद को राष्ट्रीय चैनल बनाते हैं, उनके यहाँ की चुप्पी देखिए, शर्मनाक चुप्पी। और जो लोग खुद को इस देश के सबसे बड़े हितैषी बताते हैं,
उस कांग्रेस के कुकर्मों को जरा याद कीजिए। कांग्रेस के कुकर्म इस देश के साथ घात इतने अधिक हैं कि आप इस देश का एक को ना उठाइए और वहां पता चलेगा कि कांग्रेस ने इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कितनी कुशलता पूर्वक किया है। एक बात और याद कर लें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक टापू का जिक्र किया जो अब श्रीलंका, श्रीलंका। और किसने दिया? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उन इंदिरा गांधी ने। उनके पिताजी का माल था, उन्होंने दे दिया। जैसे बंबई के बारे में हम सुनते हैं कि वो अंग्रेजों ने दहेज में दे दिया था, एक दूसरे की शादी की और बंबई दहेज में ले लो भाई। उसी तरह इंदिरा गांधी को यह मुगालता था, और ये उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। उनके अब्बा हुजूर ने भी दान किया, बर्मा से रिलेटेड कोको आइलैंड दान कर दिया। इस देश के प्रति कितनी शदीद नफरत, इस देश के निवासियों के प्रति कितनी उपेक्षा का भाव कांग्रेस में और उसके सिपह सालारों में रहा है, यह साफ तौर पर दिखता है। 40 साल बीत गए, 15 मुख्यमंत्री आए और चले गए, और जब आपको पूरी तारीखें बता रहा था तो आपको मैंने कहा कि 2005 में आखिरी बार कोशिश हुई। 18 साल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेसीबी बुलाकर खुदाई करानी पड़ी, और अंत में ये फाइल कहां मिली? कहीं धूल खाते हुए किसी अभियोजन विभाग में पता नहीं कहां पड़ी हुई थी, और इस फाइल को चूंकि आना था, कांग्रेसियों के बीमार मनोरोगी सेकुलर्स के पापों का घड़ा फूटना था, इसलिए ये फाइल सामने आई है। लेकिन इस पर आ रही प्रतिक्रियाएं आप देखिए। माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट का सीजन है, इसलिए ये फाइल आ रही है। वो टाइमिंग पे बात कर रहे हैं। फलाने जी कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव है इसलिए ये आ रहा है। 40 वर्षों तक क्या आपको, मतलब आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, किसने मना किया था आपको? लेकिन वही एक कौम को, मुसलमानों को जो वोट बैंक, और मुसलमानों के पास मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद गुलामी उनको पसंद आ गई है, वरना वो पटक के इनको मारते, उनके वोटों के जो सौदागर हैं उनको, और वह इस देश की मुख्य धारा में शामिल होते हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वो जितने भी परसेंट हैं, वीएस नायपॉल ने कहा था कि इस्लाम हारी हुई जातियों का मजहब है, और यह भारत के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में इससे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा, इससे स्पष्ट, इससे ज्वलंत क्या होगा कि जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 99%, 99.9% कन्वर्टेड है। कोई भी बाहर से नहीं आया है। बिल्कुल। ना कोई बाबर का पोता है और ना कोई तैमूर लंग का नाती है और ना कोई कहीं का है। अब यह अलग बात है कि अब तैमूर लंग के नाम पर भी नाम रखा जाता है, और उस पर तुरंत लोग आ जाएंगे ये कहने कि भाई तैमूर फलाना था, उसने ये किया था। जैसे लोग आजकल चंगेज खान को लोग डिफेंड कर रहे हैं कि चंगेज खान तो बौद्ध था, उसने तो इस्लाम पर हमला किया था, उसने तो सबसे ज्यादा इस्लाम पर कब्जा किया, चीन पर कब्जा किया। भाई इससे चंगेज खान के पाप धुल जाएंगे क्या? तो जो ये वोट के सौदागर हैं उन पर सवाल है, और जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या वो बिल्कुल। अभी भी शमीम अहमद, हामिद हसन, उन्हीं का तो दूसरा रूप है ओवैसी, क्या वो अभी भी उन्हीं के साथ चलना पसंद करेंगे? क्या वो अभी भी कलाम को कहेंगे कि ये काफिर है क्योंकि वह वीणा बजाते थे? क्या बिल्कुल वह ठीक बात है। जाकिर हुसैन को अभी भी काफिर कहेंगे क्योंकि जाकिर हुसैन पैर छूते हैं अपने उस्तादों के? और पैर कौन नहीं छूता है? टागर बंधु कौन थे या कौन है? टागर बंधु के तो 5 पुश्त पहले चले जाइए, 4 पुश्त पहले चले आइए तो वो लोग, उनके असली नाम देख लीजिए। और कोई भी, मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी मुसलमान हो, जरा अपनी वंशावली निकाले। इस दिलफरेब, इस
हसीन झूठ से मुक्ति पाए कि वह सीधा अरब से आया है, वह केवल अपनी वंशावली निकाले और छठी सातवीं पीढ़ी तक जाते जाते हाँफ न जाए, तो फिर जो कहे वो। कहां से यादव अरब जी, से आ गए हो भैया? क्या बात कर रहे हैं आप? सीए एनआरसी में जब ये अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं कि कागज दिखाना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पर तमाम आरफाएं और तमाम अयूबें वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, है ना। अभी किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो समाज के किसी वर्ग की तुलना में हमारे मुसलमान भाइयों के पास, और इसको मैं अच्छी बात कहता हूं, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि उनसे सीखने की जरूरत है। एक किसी सरकारी योजना में अगर 13 कागज की जरूरत है तो 130 कागज उनके पास तैयार होते हैं। और यहाँ भाई लोगों को देख लीजिए तो घर में राशन कार्ड ही नहीं मिलेगा, आधार ही कितने लोगों का गायब होगा। तो ये वाली स्थितियां हैं। अच्छा, यहां व्यालोक जी एक चीज देखिए कि किस तरीके से ये पूरा दंगा अगस्त 1980 में शुरू होता है, और केवल ये दंगा मुरादाबाद तक ही नहीं रह जाता है, उसके बाद ये दंगा संभल पहुंचता है, ये दंगा अलीगढ़ पहुंचता है, ये दंगा बरेली पहुंचता है, और ये दंगा तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज तक पहुंचता है। और अगस्त में 80 में शुरू हुआ ये दंगा 1981 तक चलता रहा, पूरे एक साल। और इन तमाम 43 सालों तक ये गलतफहमी और ये झूठ, ये लफाजी स्थापित रहने दी गई कि ये पूरा दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, ये आरएसएस ने कराया है, अधिकारियों की इसमें गलती थी, पीएससी ने गोलियां मारी। और आप सोचें कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सेक्टर 16 के ये जो टीआरपी खोर मीडिया है, वहां पर इस दंगे के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तमाम बुद्धिजीवी जितने भी बुद्धिखोरी ये करते हैं, कथित बुद्धिजीवी, जिनको मैं बुद्धिखोर कहूं तो ज्यादा बढ़िया है, उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। लेकिन यही वो लोग हैं जो गुजरात दंगों का कटोरा लिए आज भी घूमते हैं, उनके नाम पर कितने पैसे हजम कर गए, कहा मैं तीस्ता का नाम लूं, वो मामला तो वो अपने अंजाम, अपने मुकाम पे पहुंच रही हैं। लेकिन गुजरात का वो दंगा जिसके कसगोल लिए ये हमेशा घूमते रहते हैं, आज तक घूमते रहते हैं, वो भी शुरू कहां से हुआ था? गोधरा से हुआ था। हिंदू तीर्थयात्रियों को जलाए जाने के बाद शुरू हुआ था जी। देखिए, ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति भी है और एक बहुत शानदार पैटर्न भी है जो हम लोग लगातार देखते हैं। अफसोस इस बात का है कि सब कुछ जानते बूझते भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, रवीश और गंदुम जैसे लोग, रवीश खबीश जैसे लोग, आरफाएं जैसी बीवियां, जो लगातार एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव गढ़ते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। आपको मैं बताऊं और आपके बहाने दर्शकों को बताऊं कि ईद का दंगा केवल ईद के दिन ही कुछ हुआ इससे नहीं भड़का। 2 दिन पहले उसके पहले वाल्मीकि बस्ती में एक शादी थी और उस दौरान भी मुस्लिम लीग के गुंडों ने मार पिटाई की थी और तत्कालीन इंस्पेक्टर जो भी उस थाने के रहे हों, उन्होंने दोनों पक्षों में सुलह सपाटा करवा दिया था। लेकिन उसके बाद शमीम अहमद की उद्दाम महत्वाकांक्षा ने ये टर्न लिया। गुजरात दंगों के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री को आज भी जिस किसी 2 कौड़ी के यूट्यूबर, 2 कौड़ी के पत्रकार, 2 कौड़ी के चिंतक, 2 कौड़ी के सेकुलर की औकात ये हो जाती है कि वह इस देश के प्रधानमंत्री को, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री को वह गालियां दे सकता है या दे सकती हैं। लेकिन कोई भी इस बात की चर्चा नहीं करता कि 59 राम भक्तों को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया था। यहूदियों के पास अपना होलोकॉस्ट म्यूजियम है। यहूदी इतने सेंसिटिव हैं इस बात को लेके कि अभी बवाल नाम की एक फिल्म आई है, उसमें होलोकॉस्ट का 1 या 2 सीन है। मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, बावजूद इसके लोग बताते हैं कि उसमें जर्मनी के कुछ सीन है, पोलैंड के कुछ सीन है और वो जो होलोकॉस्ट से रिलेटेड है। इस पर जर्मनी के लोगों ने आपत्ति जता दी है। वह अपने इतिहास को लेकर, हिंदू का ऐसा कोई संग्रहालय नहीं है जो कम से कम ये बता दे कि 1947 में ट्रेनें हमारे पास भेजी गई थी, जो यह बता दे कि 1 करोड़ से 2 करोड़ हिंदू इस देश में काटे गए, मारे गए,
भारत माता का आंचल तकसीम किया गया और हिंदुओं को इस देश में चौथे दर्जे का नागरिक उसी दिन से बनाकर छोड़ दिया गया। बावजूद इसके आप सुनेंगे क्या? आप सुनेंगे मोनू मानेसर पर रैप जो रवीश खबीस करेंगे। आप यह कभी नहीं सुनेंगे कि जब पहाड़ी पर वह मंदिर था 3 ओर से गोलियां किसने चलाई, गोधरा में राम भक्तों को किसने जलाया, 1947 में करोड़ों हिंदुओं की हत्या, आगजनी, लूट, बलात्कार और उनको दर दर भटकने पर मजबूर किसने किया, कश्मीर में 3 लाख हिंदुओं को बाकायदा मस्जिदों से ऐलान कर करके, बाकायदा मस्जिदों पर पर्चे चिपका के किसने रातों रात कश्मीर छोड़ने पर विवश किया? कौन केरल में पूरे के पूरे गांव पर, वहां के 1500 साल पुराने शिव मंदिर पर वक्फ के कब्जे को जायज ठहराता है? कौन ये सब करता है? और कौन इतना बेहोश है, कौन इतना दुस्साहसी है कि 40 वर्षों के बाद जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर जो दोषी हैं उनका नाम दिया गया है, और उसके बावजूद ये बेशर्म, जिनको लज्जा का एक कतरा भी छूकर नहीं गुजरा है, वो कहते हैं कि यह राजनीति है और चुनावी मौसम है इसलिए ये हो रहा है। जो अखिलेश यादव यह बात कह रहे हैं वह खुद, उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या हो गया था? आपने टेबल क्यों नहीं किया? ये इसलिए कि आप जिसको एक वर्ग को वोट बैंक बनाकर लुभावने सपने दिखाते हैं, वह इस देश का जो सो कॉल्ड पीएम पद का कैंडिडेट है राहुल गांधी, वह आदमी कहता है कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है और आरएसएस कम्युनल है या बीजेपी कम्युनल है। इससे हास्यास्पद बाइनरी कौन सुन सकता है? इससे घटिया बात कौन कर सकता है? चलिए, राहुल गांधी को एक समय के लिए माफ कर सकते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता और मानसिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री भी बहुत बार बोल चुके हैं, हम लोग भी जानते हैं, उनको हटा देते हैं। लेकिन जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये जो बुद्धि पिशाच हैं, वह किस तरह से इस चीज को डिफेंड करते हैं, वह किस तरह से इन बातों को बताते हैं कि सांप्रदायिकता केवल और केवल हिंदुओं का फोटे है। आप सेव इंडियन मुस्लिम्स चला देते हैं, लेकिन सेव इंडियन हिंदूज किसी ने चलाया? बिल्कुल सही बात है। और मैं यहाँ एक चीज देखिए, की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं की बात तो जाने ही बात बिल्कुल सही बात है। और यहीं आप देखिए तो अगर सम्यक रूप से कहा जाए तो मुरादाबाद का वो दंगा ईदगाह के मैदान से शुरू हुआ। तो चलिए, हमको ये कहने में और स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। अगर पहली गोली चली और पहला व्यक्ति मरा तो मरने वाला मुसलमान रहा होगा, निश्चित रूप से मुसलमान रहा होगा। बाद में ये दंगे आगे फैले तो और भी लोगों की मौत हुई। लेकिन आश्चर्य इस बात पर आता है कि 43 साल बाद अगर ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके असली गुनाहगार सामने आए हैं, तो जब तक ये पूरा आरोप मढ़ा जाता रहा भाजपा पे, आरएसएस पे, अधिकारियों पर, पीएसी पर, तब तक तो तुम्हारे लिए मुरादाबाद दंगा दंगा था। और अब क्या हो गया? जब मुस्लिम लीग के उन नेताओं पे, तुम तो बोलते, कांग्रेस तुम्हारे खून की भी कितनी प्यासी थी। ये कांग्रेसी मानसिकता देखिए कि मुस्लिम लीग का वो नेता कांग्रेस की सरकार रहते, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहते, उसने तुम्हारी हत्या कराई दंगों में, तुम भी मरे उस मुरादाबाद दंगों में। लेकिन उसके बाद भी वो आपने कहा कि आज ओवैसी है, कल अगर कोई शमीम था तो आज ओवैसी है। तो इनको जी, मैं बस इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि यह पैटर्न जो है, यह पैटर्न कोई नया नवेला नहीं है, यह लगातार का पैटर्न है। नूह दंगों की, दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की, आप कहीं भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएं और आपको ताहिर हुसैन के वो महान खोज मिलेंगे जिनसे पेट्रोल बम बरसाए गए। और वो ताहिर हुसैन किसका पार्षद है या था, और उस पर केजरीवाल कितनी बार बोले हैं, या केजरीवाल को तनिक भी शर्म आई है? नूह के दंगों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा, अगर 10 साल बाद वो टेबल होगा तो उसमें भी पता चलेगा कि पहाड़ियों से गोलियां किसने चलाई, महिलाओं को, बच्चों को, 2500 की भीड़ को एक
मंदिर में कैद क्यों रखना पड़ा? हमारे देश में मुस्लिम इलाके क्यों हैं? हमारे देश में कोई ईसाई इलाका तो नहीं है, कोई पारसी इलाका नहीं है, जैन इलाका नहीं है, हिंदू इलाका नहीं है भाई। क्या कोई ऐसा इलाका है जहां से आप गुजरते हो और कहा जाए कि यह हिंदू इलाका है? मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक बात। लेकिन ये मुस्लिम इलाका क्यों है? और उस पर मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, ऊपर से विक्टिम कार्ड, कितना करोगे यार, कितना? और हिंदू जब दीवार से सट गया है, वह अब तुम्हारा प्रतिकार कर रहा है, तो तुमको मजा नहीं आ रहा है, तुमको फांसीवाद दिख रहा है। अभी जो ये भीम मीम वाले कर रहे हैं, इनको पता है कि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा गया था। और इतना ही नहीं, अभी जो ये लोग पुलिस पर और इस पर बात उठा रहे हैं, आप देखिए ईदगाह मैदान में जो हुआ मुरादाबाद में, वो तो हुआ, 3 पुलिस थानों में आग लगाई गई भाई साहब। एक पुलिस अधिकारी की हत्या हुई सर। पुलिस अधिकारी की हत्या, एक की नहीं, एक पुलिस अधिकारी की हत्या हुई, उसके साथ 5 पुलिस वाले और जी इनकी हत्या हुई, और इसके बाद पुलिस गोली भी ना चलाए। मतलब अजीब है, कैसी तर्कना है, कैसी बुद्धि है। शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है, हैं? हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है, हैं? तो आपने मेरी गर्दन भी काट दी है और मुझे आप तड़पने भी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद पूछ रहे हैं तलवार की धार ठीक थी ना? और ये मनोरोगी सेकुलर्स जो हैं, ये बताएंगे कि नहीं देखो तलवार की धार थोड़ी सी और पैनी होनी चाहिए, ये जो गर्दन कटी है इस मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया, ये पूरा समतल नहीं हुआ है। और दोष मैं फिर से कहता हूं, न मुसलमानों का है न किसी का है, इस देश के बुद्धि पिशाचों का और सेकुलर्स का है। जरूरत इनको चुप कराने की है, जरूरत इनको बंद करने की है। ठीक बात। ये जब तक रहेंगे इसी तरह खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, और इसी तरह, चूंकि मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई नहीं है, वह अगर पढ़ लिख लें तो वह खुद सवाल करना शुरू करेंगे, आखिर इस्लाम क्यों इतना कट्टर होता है और इस्लाम क्यों इतना उग्र होता है? क्योंकि वहां सवाल की इजाजत नहीं है। सवाल समाज में, सवाल की रवायत नहीं है। बिल्कुल सही बात। सवाल की समाज में पूछे जाते हैं, जो समाज इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे, जो समाज बुद्धिजीवी पैदा करे। इस्लाम क्या पैदा करता है? इस्लाम शाहरुख खान पैदा करता है। बिल्कुल सही। जो अपना दाहिना पैर उठाकर और सिंक में डालकर और पैर धोता है, और उस महामूर्ख को, उस बेखौफ बेहुदे को यह नहीं पता है कि उसकी वह तस्वीर देखकर सड़क पर चलने वाले अब्दुल नजीब और न जाने कितने मुसलमान उसकी नकल करेंगे, और वो एयरपोर्ट पर यही करेंगे, बस अड्डों पर यही करेंगे, अस्पतालों में यही करेंगे। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। और व्यालोक जी, आप सोचें ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जब इस दंगे की खबरें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय पहुंची 1980 में, तो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने कहा कि ये तो विदेशी साजिश थी। यानी मुरादाबाद दंगे में विदेशी साजिश थी। यहां तक कांग्रेसी सरकारों ने इन तमाम गुनाहगारों का पोषण किया है। जी, एक आखिरी वाक्य बोल दूं कि वह दंगे इतने भयंकर थे कि तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को वहां करना पड़ा। हालांकि शायद 1980-81 का दौर ऐसा कुछ था, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में भागलपुर में भी उसी समय दंगे हुए, या उस समय तक शायद ऐसा था कि भाई तुमको तो जिबा करना है, हमारा अधिकार है। और जैसा कि मुस्लिमों का एक वर्ग कहता भी है कि हम तो रूलर्स हैं, हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पर खैर आगे कभी चर्चा करेंगे उस मानसिकता पर। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये बेशर्मी तब और बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष और खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं कि साहब ये चुनावी मौसम में क्यों कर रहे हैं। अरे साहब, सच चाहे चुनाव के समय हो, सच चाहे होली दीपावली ईद के दिन हो, सच हमेशा सच की तरह से आना चाहिए। उम्मीद है कि मुरादाबाद दंगों पर अब कम से कम ये बेशर्म लोग 2 शब्द बोलेंगे।
हालांकि इनसे ऐसी उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए बैलोग जी, लेकिन हम लोगों ने आधे घंटे तक इस पर बातचीत किया, दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी। अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में आएगी, तब इसको गुना पढ़ा और इनके ऊपर थूका जाएगा, इनको धिक्कारा जाएगा। ये कम से कम इस देश का बहुसंख्यक समाज अब थोड़ा बहुत इस तरफ सोचने लगा है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज दर्शकों से लेते हैं आज के लिए इजाजत। आप सभी को